उस वक्त अपनी हुकूमत में क्यों नहीं उसने बोला कि नमाज पढ़ियो? हाँ, आज कह रहे बच्चों को यमन बच्चन दियो तालीम, पक्यो मस्जिदन मज। वो भोसड़ी का अगर मेरे पास होता ना तो उसने बहुत धोखा किया लोगों के साथ। उन्होंने गरीबों को बच्चों को मारा, अपने बच्चों को बाहर पढ़वाता है, बड़ी बड़ी स्टडी करवाता है। वो बहुत धोखेबाज है, उमर भी, फारूक भी, महबूबा मुफ्ती भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं अक्सर जितेंद्र शुक्ला। फिलहाल हम कश्मीर में हैं और ये जो इलाका है इस समय हम पुलवामा में मौजूद हैं। और जो समय हो रहा है आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो रात के 8 बज रहे हैं, करीबन 8 बज रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ भीड़ भाड़ भी अच्छी खासी मात्रा में है। बगल में हमारे सब्जी मंडी भी लगी हुई है और आसपास गाड़ियाँ भी चल रही है। तो जो दिल्ली में हम पुलवामा के बारे में सोचते हैं कि पुलवामा में ये चीज़ें ऐसी चीज़ें, हमें खासकर यहाँ पे चीज़ें महसूस उस तरीके से नहीं हुई जैसा बताया जाता है दिल्ली के अंदर। तो यहाँ हम जो समझने आए हैं, जो हमारा मूल है वो है विधानसभा चुनाव। करीब 10 सालों बाद कश्मीर को अपने मत का प्रयोग करने का और कश्मीरियों को अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने का जो है समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है। और जो कहा जा रहा है, जो मांग हो रही थी कि कश्मीरियों को विधानसभा चुनाव चाहिए, विधानसभा चुनाव चाहिए, आखिरकार 10 सालों बाद अब उन्हें विधानसभा चुनाव का जो है अधिकार मिलने जा रहा है। तो ऐसे में कश्मीरियों के क्या मुद्दे हैं, कश्मीरी क्या देख रहा है, यहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी कश्मीरियों के सामने रख दिया है, उसको लेकर क्या सोचती हैं, नई नई पार्टीज़ जो कश्मीर में आ रही हैं उनको लेकर कश्मीरियों का क्या रुख है। तो हम अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में कश्मीरियों के क्या मुद्दे हैं, खासकर पुलवामा के जो लोग हैं वो क्या चाहता है। सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे, आपका शुभ नाम क्या होगा? मीर फारूक, अचगोजा, पुलवामा। मीर फारूक जी, सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश ने देखा कि उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी उतारते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस बार आप देख लीजिएगा। और सुनने में आ रहा है कि 2 विधानसभा चुनाव से वो 2 विधानसभा सीटों से वो लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसी क्या मतलब मजबूरी आ गई और ऐसा क्या भय है कि ऐसी तस्वीरें कभी किसी ने देखा नहीं था। कहा जाता है कश्मीर में या तो पीडीपी या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और लोकसभा चुनाव में देखते हैं कि उमर भी हार जाते हैं, महबूबा भी हार जाती हैं। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में भी उनको अपना डर लग रहा है क्या? पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा है महबूबा मुफ्ती को क्या गिफ्ट दिया अनंतनाग वालों ने। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा है उमर अब्दुल्ला को क्या गिफ्ट दिया है कश्मीरियों ने। फिर उसने जो इंजीनियर रशीद साहब थे जिसने जीता है, तो उसने उस पर दूसरा इल्ज़ाम लगाया, वो अलग बात है। मगर पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लोगों ने और अनंतनाग के लोगों ने इन दोनों जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ, इनको दिखाया कश्मीरी लोग किन को कहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान ने नहीं देखा है। खानदानी राज खत्म हो गया। खानदानी राज को क्या मतलब ऐसे फेंका है जैसे छक्का लगाते हैं बाउंड्री बार। ये नहीं देखा हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के लोगों ने। अलबत्ता एक बात मैं बताऊंगा, ये आज स्टेज पे या इससे 10 साल पहले स्टेज पे एक बात कहते हैं, इन बच्चों को वो पता नहीं है। क्योंकि मैंने दिल्ली में भी इस पर बात किया, यहाँ भी। जो यहाँ के हार्टिकल्चर है, ये कश्मीरी लोगों को कहते हैं, ये कश्मीर की मैशत ख़त्म करना चाहते हैं। ये रेट नहीं है, सेब को देते हैं, बाहर से सेब लाते हैं। इनके ज़ुबान पर बस यही है और कुछ नहीं। जब इनकी हुकूमत थे उस वक्त इखवान थे और बच्चों को, बुजुर्गों को, दाढ़ियों को खींच कर लाते। आप बोलेंगे वो इखवान कौन थे? वो यहाँ के साहब के मिलिटेंट थे या उस वक्त के मिलिटेंट थे। तो उनको गन दिया, उनकी बंदूक की नोक इंसानों की तरफ थे। और जो पीडीपी थे उनके वक्त पे पैलेट गन का नोक बच्चों की तरफ थे। आप देखो जिनको पैलेट लगी है वो उस वक्त 10 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे। वो क्या पत्थर मारते थे? वो स्कूल जाते थे तो ये पैलेट लगाते थे उनके आँखों पे। ये इनका सब झूठ है। देखो टोपी क्यों नीचे फेंकते? टोपी हमारे इस्लाम में है, ना कि वो इलेक्शन के लिए है। ये नहीं है। कुरान ये हलफ उठाते हैं कुरान का। ये कुरान इलेक्शन के लिए नहीं आया है, ये हमारा अल्लाह की किताब है। ये झूठ बोल रहा है। कल देख लेना महबूबा मुफ्ती के क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा है। आप देखो ना, झूठ कोई भी बोलेंगे। झूठ तो देखो ये जुबान है, इसको हड़िया नहीं है लगेंगे। झूठ बोलना
आसान है। ऐसा कैसे कश्मीर में हो गया? ये तस्वीरें आखिर कैसे बदल गई? इतिहास में पहले बार सबने देखा कि लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी मात्रा में कश्मीरी निकलते हैं और वोट करते हैं, और वो लोग हार जाते हैं जो कहा जाता था कि नामुमकिन है कभी ऐसी चीजें हो जाए कि महबूबा, उमर, फारूक, मतलब मुफ्ती फैमिली और अब्दुल्ला फैमिली के साथ ऐसी चीजें हो जाए। पता बीजेपी की गलती है। आप बोलेंगे क्या गलती है? इन्होंने कश्मीर में पार्लियामेंट के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करते किया। अगर ये किसी कैंडिडेट को अनंतनाग या बारामूला में करते, आप देख लेते उमर अब्दुल्ला भी बाहर जाते, वो तो गया ही। ये जिसने जीता मियां अल्ताफ भी बाहर जाते, क्योंकि जो इनका पार्लियामेंट में 5 साल थे हसनैन मसूदी, वो जस्टिस थे। उन्होंने कश्मीर की बात कब किया? उन्होंने कश्मीर का, चाहे फ्रूट का, चाहे बच्चों का, चाहे जो जवान जेलों में है, उनकी बात कब किया है? इन्होंने सिर्फ नान कबाब खाया है उधर दिल्ली में, नान कबाब, कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए। मैं गवाह हूँ, मैं सरपंच था साहब के, मैं पूरे मैं पूरे हिंदुस्तान को घूमा। मैं 10 बार दिल्ली के बड़े बड़े ये मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए, मैं राजनाथ जी को मिलने के लिए गया, मैं हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब को मिलने के लिए गया। मैंने कश्मीर की बात की है वहाँ, इन्होंने बात नहीं किया। ये सिर्फ कश्मीरियों को झूठ बोलता है। आप कश्मीरियों को उनका अधिकार दिलाएंगे जो 370 छीना गया, 1953 वाला कश्मीर वापस लाने की बात कर रहे हैं। 370 इसके बाप के वक्त में ही खत्म हो गए। जब वो था, पहले सदर था यहाँ कश्मीर का, फिर वजीर आज़म था। जब उसने वजीर आज़म का दस्तार गिराया, रखा है वजीर आला का, जैसे उमर अब्दुल्ला को पार्लियामेंट में था, वजीर आला था, आप देखो कहाँ आ गया। मुझे लगता है इन बड़े बड़े जो कश्मीर के ये बड़े बड़े वजीर आला थे या मिनिस्टर थे, इनको आप सरपंच इलेक्शन लड़ना है यहाँ। हाँ, आप देखो ये क्या गद्दार है। जब 2011 में इलेक्शन यहाँ हुआ, पीडीपी और एनसी ने क्यों नहीं यहाँ इलेक्शन लड़ा है? आप उसकी तरफ जाना। हम वो जवान है जिसने उस वक्त भी बोला, न डरता है, न झुकता है, न बिकता है। हमने उस वक्त सरपंच इलेक्शन लड़ा है, इनके खिलाफ लड़ा है। डीडीसी का भी इन्होंने, डीडीसी भी किसको उठाया है? इन्होंने उठाया। इनको पता था ये शाम को एक बात बोलते हैं, अंदर कैबिनेट में दूसरी बात बोलते हैं, बाहर स्टेज पे तीसरी बात बोलते हैं। कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए देश को, उन्होंने मैनिफेस्टो में कहा है। देखो, पाकिस्तान में रहेंगे, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहेंगे। अलबत्ता एक बात मैं कहूँगा, ये मैंने इससे भी पहले कहा और मैं आज भी कहता हूँ, न डरता है, न झुकता है, न बिकता है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, ये हमारे मुसलमानों का खून भी इसमें शरीक हुआ। हमारे मुस्लिम ये मुफ्ती मौली शहीद हो गए। हम हिंदुस्तान में रहेंगे मगर मुसलमान बनकर रहेंगे। अगर हमारे साथ चाहे एनसी हो चाहे कोई भी, अगर हमारे मज़हब पे उंगली उठाएंगे, उस वक्त हम जान देंगे, मज़हब नहीं देंगे। हम हिंदुस्तान में अच्छा है, हम हज पर जाते हैं, हम ईद नमाज पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। आप देखो यहाँ किसी मस्जिद पे, किसी इस्लामी मदरसे पर पाबंदी नहीं है। इस्लाम में जहाद उसको कहते हैं अगर कुरान ये बोलता रहे, जैसा आपने बोला कि कोई पाबंदी नहीं है। मैं पाकिस्तान की बात बताऊं, पाकिस्तान का मीडिया आता है कि कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है कश्मीर में। मोदी जी की जो आप तारीफ कर रहे हो, कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए हैं 10 सालों में कश्मीरियों की आवाज़ को दबा कर रख दिया है, कश्मीरी बोल नहीं पा रहे। हाँ, एक बात है, देखो ये बच्चे छोटे हैं। मैंने पुलिस में भी यहाँ काम किया, सरपंच भी काम किया पॉलिटिक्स में। ये जब मतलब यहाँ दहशतगर्दी था पीक पे, उस वक्त था दबाव, वो तो ज़रूरी था। आज तो कोई दबाव नहीं है। अलबत्ता दबाव हम उसको कहते हैं जब यहाँ हमारे कुरान या मस्जिद पे, हम उसको दबाव कहते हैं। ये दबाव नहीं है। राज में ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं, कश्मीर में नहीं हुआ। चलिए मैं आता हूँ आपके पास। आपका नाम क्या हुआ? जो उसने बताया, हम क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे तो आपसे भी तो समझे। हम तो ये मोदी साहब है ना, एक ही बात बताऊंगा। मोदी साहब हमारा मसीहा है बीजेपी का। क्यों है? वो तो हमारा मसीहा, गरीब का मसीहा। वो उसने गोल्डन कार्ड दिया, उसने फ्री उसने एलकी ये दिया, राशन दिया, गैस दिया, लाडली बेटी वो दिया, जो जिसको बेटी को शादी है उसको। अब्दुल्लाज ने भी कुछ दिया, मुफ्ती ने कुछ दिया कि नहीं? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
बस साल आप लोग जिताते क्यों? हम जिताते बस, अभी जिताते बस अरशद साहब को, अरशद भट्ट साहब को। वो तो हमारे मसीह है, वो हमारे खून है, हम उसके लिए खून देता हूँ, देगा भी। मगर हमको ये बताइए, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कह रही है सारी वो तो चीजें, कुछ नहीं है। उसका राज कैसा था? कोई क्या क्या राज था? बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा राहुल था। गांधी तो आगे कहते हैं कश्मीर में मोदी जी डरे हुए हैं हमारे। हाँ? कहाँ डरेगा वो बोलता है, हम नहीं बोलता है। हम तो हमारा मसीह है वो मोदी जी। हाँ, बताइए भाई साहब, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसूर है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नसब मंसूर। मंसूर जी, ये जो चीज़ें चल रही हैं कि एनसी की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है, आप यंग हैं, वो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम यंगस्टर्स को अपनी तरफ ला रहे हैं, एनसी भी कह रही है कि यंगस्टर्स को हमारे साथ आना चाहिए, हम युवाओं के बारे में सोचते हैं, मोदी जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी सोच भी बूढ़ों वाली है। जी जी, आपको क्या लगता है? आपकी बात सही है, लेकिन जैसे अभी हमारे इसने भाई साहब ने बोला था कि ये खोखले दावे होते हैं। आप देख लीजिए, अभी हमारे अरशद साहब को देख लीजिए, वो हमारे यूथ है, और उसके साथ देख लीजिए कितना यूथ जुड़ा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि जो पिछले एनसी और पीडीपी ने किया है, इस बात का सबूत है कि जो क्या किया क्या ऐसा है कि आज लोकसभा चुनाव में ना महबूबा जीत पाती है ना उमर जीत पाते हैं? ऐसा क्या कर दिया भाई? हाँ? जो लगातार कहा जाता था कि कभी मुफ्ती और अब्दुल्लाज का जो सूरज है वो अस्थि नहीं होता कश्मीर। देखिए, असल बात ये है कि जो हमारे जो एनसी और पीडीपी जी है, उनका क्या था कि उन्होंने कश्मीर में जो है खानदानी राज बनाया था। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुआ, वहाँ पे दोनों की शिकस्त हुई। उनको लगा कि नहीं, अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, अब क्या करेंगे हम, जो ये यूथ है, हम इनको अपनी तरफ करेंगे। लेकिन यहाँ का युवा जो है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो एजुकेटेड है, उनको पता है हमें क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए वो भी बौखला रहे, खाली दावे कर रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। वो तो कह रहे हैं कश्मीरों के सर का ताज वापस लाने का प्रयास करेंगे 370। देखिए सर जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जो उन्होंने अपनी हुकूमत में नहीं किया, जब एनसी और पीडीपी गवर्नमेंट में थी तब उनको बचाना था, वो उस टाइम बचाते। अब वो गवर्नमेंट में नहीं है ना, उन्होंने कुछ, अब कहने से क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है 370 होने या ना होने? अभी आप देख लीजिए, मतलब 370 जब था तो इतनी रिस्ट्रिक्शन थी, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन थी। हम 6 बजे 7 बजे घर में बैठते थे। अभी आज देख लीजिए, अभी टाइम कितना हुआ, 9 साढ़े 9 बजे है, हम साढ़े आठ बजे है, हम बाहर घूम रहे हैं। मैं अब अभी अपना बात बताऊं, मैं अपने गांव से अभी 15 किलोमीटर दूर हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी कुछ के यहाँ पे रुका हूँ। तो ये यही बात है कि मतलब 370 की वजह से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पहले क्या माहौल, जब वो आतंकवाद का जो दौर चलता था उस समय, जैसे आप यंग हैं, स्कूल का हम सुनते थे 6-6 महीने स्कूल कॉलेजेस सब बंद हुआ करते थे, लोग पढ़ लिख नहीं पाते थे, सबकी जो शिक्षा है वो घरों में हुआ करती थी। आपने वो दौर देखा है? क्या स्थिति रहा? जी जी, मैं वो दौर देखा है। तो जब वो मिलिटेंसी की सिचुएशन पीक पे थी, उस टाइम क्या होता था, मैं अभी बोला आपको कि हम 6 बजे के बाद घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। पढ़ने की बात है, उस टाइम इंटरनेट बोला बंद हुआ था, जो भी होता था घर में ही होता था। इवन की मतलब आप देख लीजिए, कोई मतलब इतने घर थे गांव में कि जिनको शाम का खाना भी नहीं था। वजह यही था, बाहर हालात खराब थी, मतलब जवान बाहर नहीं जाता था, मजदूरी करने नहीं जाता था। अभी आप देख लीजिए, अपना जवान जो है वो मतलब चाहे तो रात को भी काम कर सकता है, दिन की तो बात ही नहीं है। गाड़ियाँ चल रही हैं लगातार पुलवामा में, मैंने इमेजिन नहीं। वही मैं बात बोल रहा हूँ, हालात इतनी अच्छी है कि जवान चाहिए तो रात को भी काम कर सकता है, दिन में तो करे ही करे। हालात का जिम्मेदार किसको मानते हैं, कौन ले पाया? मोदी जी की वजह से ये इन्हीं 10 साल में हुआ है। इससे पहले एनसी थी, पीडीपी थी, उस टाइम तो हमने देखा नहीं। उस टाइम तो हम मतलब 9 बजे बाहर नहीं निकलते थे। अभी देखो, पिछले 10 साल में हम 9 बजे 10 बजे घर जाते थे बिना किसी डर के। ये तो लगता है कि बदलाव आया। ये तो सही पूरी अच्छी सी बात है ना कि हम 9 बजे घूमे, तो ये तो बदलाव ही है ना। और क्या चीज़ें लगी कि अगर मैं 370 के हटने की बात करूं, 2019 के बाद से जब से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा, तो और क्या चीज़ें, मैं सड़कें, पानी, इन सब चीज़ों में क्या क्या बदलता हुआ आपने देखा? देखिए, जब से 370 हटा है, सबसे बड़ी बात जो कश्मीर में करप्शन पूरा खत्म हुआ है, करप्शन खत्म हुआ है। अपना हमारा कश्मीर में ज़्यादातर टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसमें बढ़ावा हुआ है। पिछले 3 साल पीछे जाइए तो आप हमारी सड़कें देखिए कितनी ख़राब थी। अभी आप देख लीजिए कि मतलब हर किसी गांव में, इवन कि मतलब जो हमारे खेत है वहाँ तक सड़कें पक्की हुई है जी, मतलब खेतों की सड़कों तक मैगडम हुआ है। जी सर, चीजें मतलब हो रही हैं, आपने बदलता हुआ देखा है। आप बताइए भाई साहब, मैं आता हूँ आपके पास, जाइएगा नहीं। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद मेरा नाम फारूक है अहमद जी। जी क्या करते हैं अहमद जी?
सर कुछ नहीं ऐसे जी। अब मुझे एक बात बताइए, जो मैं बात कर रहा हूँ, आपने क्या बदलता हुआ देखा, और जो ये बदलाव कश्मीर में कि अरे उमर हार जाते हैं, महबूबा हार जाती हैं, ये कैसे हो गया? मतलब इनका तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, कभी उमर आते थे, कभी महबूबा आती थी, मगर अब तो ये दोनों के दोनों हार गए इस बार। देखिए सर, महबूबा कभी अब जीतेगी नहीं, क्यों? उसने अपना चेहरा दिखाया था लोगों को, वो झूठी मकार है, वो लोगों को धोखे में डालकर अपना वोट जीत लेती थी, लेकिन फिर लोगों को अपने गेट पे नहीं आने देती थी, धकेल कर उसके वो टट्टू और चमचे बाहर निकालते थे। इसलिए महबूबा मुफ्ती कभी जीतेगी नहीं। उमर जो कह रहा है वो चेहरा मुंडवा के आज कह रहा है कश्मीरी लड़कों के नमाज पढ़ियो, नमाज पढ़ियो। उस वक्त अपनी हुकूमत में क्यों नहीं उसने बोला कि नमाज पढ़ियो? हाँ, आज कह रहा है बच्चों को यमन बच्चन दियो तालीम पक्यो मस्जिद मज। वो भोसड़ी का अगर मेरे पास होता ना तो उसने बहुत धोखा किया लोगों के साथ। उन्होंने गरीबों को बच्चों को मारा, अपने बच्चों को बाहर पढ़वाता है, बड़ी बड़ी स्टडी करवाता है। वो बहुत धोखेबाज है। उमर भी, फारूक भी, महबूबा मुफ्ती भी, वो हमारा एक भी है, उसका नाम नहीं लेना, वो भी धोखेबाज है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम कश्मीर के बेटे हैं, वो महबूबा जी कहते हैं कि हम कश्मीर की बेटी हैं। ये सब तो बाहर ही आए हैं, मोदी जी तो बाहरी आदमी है, ये सब तो बाहर से आए हुए हैं, ये सब तो कश्मीर के तो हम हैं, असल में नेटिव तो हम कश्मीरियों का भला चाहते हैं। जी सर, आपका कहना तो सही है, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है ना वो धोखा देती है। उमर ने भी धोखा दिया, फारूक ने भी धोखा दिया, तो इसलिए उनको धक्का लगा। पहले से अगर बीजेपी को मैंडेट देते ना, इन टटुओं को हम कब से निकाल देते, बाहर फेंक देते। इनको कभी काबीना में जाने नहीं देते हम। इन्होंने गुज्जर बकरवाल का गला काटा है इन्होंने। ठीक, जी मैं गुज्जर हूँ। अच्छा, गुज्जर हैं। जी सर। अच्छा, आप गुज्जर हैं? जी। अभी जो सबसे बड़ी बात जो चल रही है कि 370 अगर रिमूव मतलब वापस लाते हैं तो आप लोगों का रिजर्वेशन चला जाएगा। 1953 से पहले की परिस्थिति की लाते हैं तो आप लोगों को जो अधिकार मिला सब सर A35 जो है कोई दिक्कत नहीं हमें। 370 है, टूट गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। उसके टूटने से हमें हिम्मत मिली, हौसला मिला। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिजर्वेशन भी तो मिला, चीजें भी तो बदली। पहले उनकी हुकूमत में कुछ नहीं मिला। जैसे कि फारूक है, उमर है, महबूबा है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। वो झूठे हैं। अगर रिजर्वेशन मिलेगा वो बीजेपी की हुकूमत में मिलेगा, जो भी तरजीह मिलेगी बीजेपी की हुकूमत में। ये जो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, 35 से वापस, इन्होंने मैनिफेस्टो में अपने लाया है। उमर अब्दुल्ला का जो मैनिफेस्टो आया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उन्होंने कहा कि 370 को हम वापस लाना चाहते हैं। अगर 370 वापस आ गया तो फिर जो आप लोगों के अधिकार है वो तो सब खत्म हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा। वो सर मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि आज तक उमर ने क्यों नहीं लाया वो 370? वापस लाता ना। आज इसकी हुकूमत जब आई बीजेपी की, अब वो कह रहा है कि मैं वापस लाऊंगा। इससे पहले क्यों नहीं वापस लाया? वो तो कह रहे हैं हम शुरू से हम तो चाहते ही नहीं थे 370 कभी जाए यहाँ से। तो अब क्यों गया? उनकी हुकूमत में गया क्यों? तड़वाया क्यों? इतने फांसी दिए लड़कों को उसी की हुकूमत में, लड़कों को मरवाया उसी की हुकूमत में, लड़कियों को उठाया उसी की हुकूमत में, आसिया और नीलोफर को मारा तो उन्हीं की हुकूमत में, जम्मू लड़की एक मारी गुज्जर बकरवालों की उसी की हुकूमत में, आज़ाद का वो भांजा था, वो जो उस वक्त डीएसपी था जिसने उस लड़के का कत्ल किया रेप करके, तो उनकी हुकूमत में उसने अपना क्या किया? आज इस बीजेपी की हुकूमत में कह रहा है कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। ये सब झूठ है, वो मकार है, फरेबी है। सरदार लड़की को धोखा दिया, सिर्फ वो शादी करता है बस। हाँ, शादियाँ करता है, इलेक्शन लड़ता है, पैसे लाता है बाहर सेंट्रल इंडिया से, उसके उन पैसों की वो शादी करता है और लोगों को धोखा देता है। कुछ नहीं देता, कोई फैसिलिटी ना पुलवामा में, ना जो शोपियान में, ना इसमें अनंतनाग में, ना बड़गाम में, सब कुछ में, बारामुल्ला में नहीं है, सोपोर में नहीं है, सब धोखेबाज है। सब आज़ाद भी धोखाबाज है। जो वो इंजीनियर रशीद है उसको जेल में क्यों डाला है? अगर वो मर्द का बच्चा होता जेल में जाता है क्यों? अगर उसके करतूत अच्छे होते क्यों जाता जेल में? अपने करतूतों की वजह से वो जेल गया। तो अब ये जो कहा जा रहा है, ये तो कह रहे हैं कि हम तो कश्मीर को बनाने का काम कर रहे थे, हमने कश्मीर को बनाया 2019 से। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनका अपना पक्ष है, आपका अपना पक्ष हो सकता है भाई साहब। 2019 से जो कहा जा रहा है कश्मीरियों की तो इन्होंने आवाज़ दबाने की कोशिश की। कश्मीरियों को हर वक्त दबाया, कश्मीरियों को दबाते हैं, कश्मीरी लोगों को वो दबाते हैं। मोदी जी दबाए हैं ना, मोदी ने नहीं दबाया। मोदी ने तरक्की दी, हिम्मत दी, लोगों को, पब्लिक को हिम्मत दी। देखिए उनकी हुकूमत में हम 5 बजे से अंदर बैठते थे। जब से मोदी की हुकूमत आई तब से हम लोग 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे हर किसी गली गोची में जाते हैं।
बताइए, जैसे हम जो समझना चाहें, हम तो दिल्ली से आए हैं, ठीक है, हम कश्मीर की स्थिति को नहीं जानते। कश्मीर जो पुराने कश्मीर की बात होती है, वो कैसा कश्मीर था, कैसे आप लोग अपना जीवन यापन करते थे, कैसे जीते थे, क्या रहा करता था उस समय जो हुकूमत वो चला जी करती जी जी थी? जी, क्या आपका आप लोगों ने क्या क्या चीजें देखी? जी आपका कहना बहुत अच्छा है। उनकी हुकूमत में अंधेरा था, बस अंधेरा था, गोली थी, उम्र उठाता था लड़कों 10 को, किसी अपने पार्टी से उठाता था, फिर सुबह छुड़वाता था, फिर लोगों को, पब्लिक को कहता था देखो मैंने तेरे बेटे को छुड़वाया, अब वोट मुझे देना। और यही बात करते थे वो, लड़कों को उठाते थे, कॉलेजों से लड़कियों को उठाते थे, फिर सुबह उनके माँ बाप जाकर गिड़गिड़ाते थे उनकी उस कोठरी पे, तो फिर कहते थे देखो मैंने आपके बेटे को छुड़ाया, अब ये गांव का वोट सब मुझे। ऐसे वो दबाते थे पब्लिक को, कश्मीरी पब्लिक को। डरा डरा के चीजें होती थी, फंसा रखा था कि मैं ही विलन हूँ, मैं ही गुंडा हूँ, मैं ही। हाँ, वो हीरो नहीं है, वो जीरो है, वो विलन है, विलन। चलिए मैं आ रहा हूँ दादा आपके पास, थोड़ा युवा में ऐसा था, यहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एजाज है। एजाज जी। जी, जी। एजाज जी जो इधर है, मैं आप अब 2019 से मेरे जैसे नौजवान को मौका मिला। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। जब से हमारे प्रधानमंत्री ने पद संभाले तो मेरे जैसे नौजवान को मौका मिला आगे बढ़ने का। और मैंने 2020 में जब यहाँ बाई इलेक्शन हुए ULB के, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। 2 वार्डों में यहाँ डांगरपुरा में मैंने बहुत सारा अपने टाउन के लिए काम किया। जैसे कि जो काम यहाँ DDC हैं आप? नहीं, एज ए काउंसलर म्यूनसिपल कारपोरेटर 2020 में जब बाई इलेक्शन हो गए तब मेरे जैसे नौजवान को यहाँ मौका मिला। इससे पहले यहाँ मौका नहीं मिलता था, नौजवान को अपना फ्यूचर नहीं दिखता था। जब से देश के प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी से को यहाँ बने तो मेरे जैसे नौजवान को यहाँ मौका मिला देश में आने के, आगे बढ़ने का। राहुल जी कह रहे हैं देश बर्बाद किया, कश्मीर भी बर्बाद करा। नहीं, कश्मीर बर्बाद नहीं हो गया। मुझे लगता है कश्मीर अब तरक्की के लिए और जा रहा है। डेवलपमेंट, शिक्षा, रोजगार जो हम चाहते हैं। यहाँ युवा बैठे हैं PhD करके, PG करके, इन्होंने कौन सी नौकरियां दी यहाँ पे लोगों को। लेकिन आज देखिए आज कैसा बदलाव है। आप देखिए एक गरीब तबके के अरशद भट्ट साहब जिसको आज मैंडेट मिला है, ये एक गरीब खानदान परिवार से है। इनको उन्हीं जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने 16 FIR लगाए थे क्योंकि ये सोशल वर्क करता था। मैं एग्जैक्टली हाँ, मैं भी इसके साथ बंद था, हमने जेल भी काटा। लेकिन तब हमारे जैसे युवाओं को मौका नहीं मिलता था। 2019 के बाद हमारे जैसा, मैं एजाज दोबी है मेरा नाम। आप युवा की बात करें, युवाओं की तो उस साइड भी बात हो रही कि युवा तो वहाँ है, मोदी जी तो बुढ़ा गए हैं। कहा जा रहा है कि 2 युवा साथ आए, एक राहुल गांधी और एक उमर अब्दुल्ला। राहुल गांधी जी को कोई विजन ही नहीं है। लीडर वो होना चाहिए जिसके पास जो विजन लेके आए, जो देश को आगे बढ़ाए। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री कैसे फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ उसका नाम ले रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले तो भारत का नाम कहीं पे था ही नहीं। आज देखिए हमारे भारत का नाम कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ये मोदी जी के बदौलत से है। मगर ये जो उमर जी कह रहे हैं 370 को वापस लाना पड़ेगा, कश्मीर को कश्मीर का अधिकार देना पड़ेगा, 1953 वाला कश्मीर लाना पड़ेगा जो मैनिफेस्टो। 70 यहाँ वापस नहीं आएगा। ये खाली झूठे वादे कर रहे हैं और आज बोल रहे हैं कि हम बिजली फ्री करवाएंगे, हम पानी फ्री देंगे या हम राशन फ्री देंगे। कभी इन्होंने 2016 में, 2014 में, 2008 में जब यहाँ पे इनकी सरकारें थी, जब बंद होता था, क्या इनको तब ज़मीर इजाज़त देता था कि यहाँ के लोग 2016 में मर रहे हैं, हम इनको राशन फ्री देंगे, हम इनके काम करेंगे, घर जाएंगे। आज ये ऐसी टोपी फैला के भाई साहब मेहरबानी करके हमें वोट दीजिए। लोगों को थोड़ी ऐसे, लोगों को सब पता है। आज अवेयरनेस है, लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं। मोदी जी को देखिए आप, वो कैसे कैसे वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है। इससे पहले वुमेन को कोई पूछने वाला नहीं होता था। आज देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, बाकी जो खादी एंड विलेज के थ्रू यहाँ लोग लोन निकालते हैं। इससे पहले 2018 में भी खादी एंड विलेज था, लेकिन तब यहाँ अवेयरनेस नहीं थी।